ये मेरे पास 2 बच्चों के पेपर्स हैं और इन दोनों बच्चों के पेपर में मार्क्स का डिफरेंस देखें, एक के 9.5 आउट ऑफ 10 और दूसरे के 5 आउट ऑफ 10। स्टूडेंट्स, इन दोनों बच्चों ने जो डेटा लिखा है, जो कंटेंट लिखा है, वो एग्जैक्टली सेम है, लेकिन मार्क्स डिफरेंस देखें 9.5 और 5 का हो गया। उसकी क्या रीजंस हैं और इन रीजंस को हम कैसे रेडिकेट करें, कैसे हम इनको कम कर सकते हैं, आज की वीडियो में हम यही बात करने वाले हैं। हम देखेंगे कि कैसे कोई एवरेज बच्चा टॉपर्स जैसा पेपर अटेम्प्ट करके अच्छे मार्क्स ला पाता है और ऐसी क्या वजह है कि कुछ ऐसे स्टूडेंट्स जिन्होंने पूरा साल नहीं पढ़ा था, एग्जाम्स में उनके मार्क्स अच्छे आ गए। लेकिन ऐसी क्या वजह है कि मुझे पूरा साल हर एक क्वेश्चन आता था, मैं हर एक टेस्ट में बहुत अच्छे मार्क्स लेता था, लेकिन मेरे एग्जाम्स में आके 70% 60% पे मार्क्स रुक गए। और मुझे उम्मीद है कि स्टूडेंट्स आपका भी ये मसला होगा। अगर आपका ये मसला है तो अभी वीडियो को पॉज करके यस लिखें, और अगर आपका ये मसला नहीं है तो अभी वीडियो को पॉज करके नो लिखें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में आपसे कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करूंगी जिसकी मदद से आप अपने पेपर की प्रेजेंटेशन को बेहतर कर सकते हैं, मार्क्स बहुत अच्छे ले सकते हैं। और ये तो वैसे भी आपने सुना ही होगा कि जो दिखता है वही बिकता है। थोड़ा सा इसको चेंज कर लें कि जो अच्छा लिखता है वो छा जाता है। स्टूडेंट्स, अगर मैं आपके पेपर के मार्क्स की बात करूं तो पेपर में उतना ज्यादा फर्क आपने क्या लिखा है उससे नहीं पड़ता, जितना ज्यादा इस बात से पड़ता है कि आपने कैसे लिखा है। क्या आपने अपने पेपर को गार्निश किया, क्या आपने अपने पेपर को प्रेजेंटेबल बनाया, क्या आपने अपने पेपर को इतना अच्छा बनाया कि पढ़ने वाले का दिल खुश हो, और क्या आपने अपने पेपर को इतना अच्छा बनाया कि जब आपने खुद उसको पढ़ा तो आपको समझ आए। अगर तो ये सारी चीजें आप कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि आपका पेपर अच्छा था। लेकिन हर पेपर अच्छा नहीं होता और उस अच्छे ना होने की कुछ वजूहत हैं। स्टूडेंट्स, कुछ रीजंस बताती हूँ जो कि बहुत सारे बच्चों के मसाइल हैं, और उनमें से सबसे बड़ा मसला ये है कि राइटिंग अच्छी नहीं है। ये है सबसे बड़ा मसला। और स्टूडेंट्स, अच्छी तो इसलिए नहीं है क्योंकि हमने पूरा साल प्रैक्टिस ही नहीं की, और अब तो प्रैक्टिस का टाइम भी नहीं बचा हुआ। अब कैसे अच्छे मार्क्स लाए जाए। दूसरी बड़ी वजह ये है कि हमारी स्पीड स्लो है। स्पीड स्लो होने की वजह से पेपर पूरा अटेम्प्ट नहीं हो पाता, जल्दी जल्दी लिखना पड़ता है, और जल्दी जल्दी लिखते वक्त वो नीट नहीं रह पाता। एक और बड़ा मसला ये है कि जो चीजें प्रिपेयर की हुई हैं वो माइंड से स्किप हो जाती हैं, वो माइंड में नहीं रहती, वो याद ही नहीं आती हैं, और जब याद नहीं आती तो लिखूंगा कैसे, कैसे पेपर अच्छा बनाऊंगा। और स्टूडेंट्स, आखिरी बड़ा मसला जो कि 90% पेपर्स में देखने में आता है कि कटिंग की हुई है और बेइंतहा कटिंग की हुई है। ये वो चार मसले हैं कि जिनकी वजह से आपका पेपर अच्छा नहीं, जिसकी वजह से आपका पेपर अट्रैक्टिव नहीं लगता। पेपर अट्रैक्टिव नहीं लगता तो एग्जामिनर अट्रैक्ट नहीं होता, इंस्पायर नहीं होता, और मार्क्स कम हो जाते हैं। स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में इन्हीं चारों मसलों का हल देने जा रही हूँ आपको, और कुछ दूसरी टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करने जा रही हूँ। तो पूरा साल हमने प्रैक्टिस भी नहीं की, अब ऐसा क्या किया जाए कि ये चारों मसले पेश ना आए। स्टूडेंट्स, चारों मसलों का एक ही हल है, और वो हल ये है कि जब भी आपने अपने पेपर को सॉल्व करना है तो पेपर की लास्ट शीट, आखिरी पेज, उस पे सबसे पहले रफ पेज लिख लें। फ्रेंड्स, आपके पास एक्स्ट्रा शीट नहीं होती है, लेकिन आप अपनी आंसर कॉपी के आखिरी पेज पे खुद लिख लें रफ पेज। और अब इन चारों मसलों का हल सुनिए। जो क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट करना है उसके अंदर आपने क्या लिखना है, कौन कौन से पॉइंट्स लिखने हैं। अगर हेडिंग्स वाला क्वेश्चन है तो यहाँ शॉर्ट हेडिंग्स लिख के जाए कि ये 5 हेडिंग्स हैं, ये उस पेपर पे लिखनी है। और अगर हेडिंग्स वाला नहीं है तो पैराग्राफ्स को स्टार्ट कैसे करना है, स्टार्टिंग 4 to 5 वर्ड्स लिखते जाएं, और ये लिखना आपने रफ पेज पे है। राइटिंग इसलिए अच्छी नहीं आ रही होती क्योंकि हमने अरेंज नहीं किया हुआ। एग्जाम्पल देती हूँ आपको कि अगर मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड करने से पहले अपने माइंड में ना सोचती कि मैंने क्या बोलना है, एक स्क्रिप्ट तैयार ना करती, तो मैं बहुत सारी जगह पे रुकती और मुझे समझ ना आती कि कैसे इस बात को एंड करके अगली बात को स्टार्ट करूं। यानी मेरी बातों में एक फ्लो ना बन पाता, स्टोरी ना बन पाती, अरेंजमेंट नजर ना आती। और इसी तरह हमारे आंसर्स में होता है, अगर हमने चीजों को पहले से सोचकर नहीं रखा हुआ तो स्टोरी नहीं बन पाती, फ्लो नहीं आता, अरेंजमेंट से चीजें नहीं लिखी जाती, और एग्जामिनर पे बहुत अच्छा इंप्रेशन नहीं हम डाल पाते। तो सबसे बड़ी टिप ये है कि आपने एक रफ पेज पे वो पॉइंट्स लिखने हैं जो कि आपने आंसर में लिखने हैं। और अब देखें, जब आप पॉइंट्स लिख चुके हैं और अब आपको सोचना नहीं पड़ रहा, आप सिर्फ लिख रहे हैं, तो आपकी राइटिंग अच्छी ना आने वाला मसला हल हो जाएगा, क्योंकि आपने सोचने में टाइम जाया नहीं करना, बल्कि वही टाइम आपने लिखने में कंज्यूम करना है। और अगर लिखने में थोड़ा ज्यादा टाइम मिलेगा तो आप हैंड राइटिंग पे फोकस कर पाएंगे, ज्यादा अच्छे से लिख पाएंगे। और देखिए स्टूडेंट, स्पीड भी तो इसलिए ही स्लो होती है हमारी क्योंकि हमें तो पता ही नहीं होता लिखना क्या है। और अगर आपने पहले से सोच के रखा हुआ है, 3 से 4 मिनट लगाए सोचने में,
और फिर अब पता है कि ये लिखना है, ये लिखना है, उसके बाद ये लिखना है। तो ऑब्वियसली आपकी स्पीड एक फ्लो के साथ चलेगी, कहीं बहुत ज्यादा और कहीं बहुत कम नहीं होगी, बैलेंस रहेगी और टाइम मैनेजमेंट में बहुत हेल्प करेगी। स्टूडेंट्स, तीसरा मसला ये था कि माइंड से चीजें स्किप हो जाती हैं, मैं भूल जाता हूँ जो पढ़ा हुआ है। और अगर हमने पहले 4-5 मिनट में चीजों को याद करके रिकॉल करके लिख लिया हुआ है तो बार बार भूल जाना कि अगली बात क्या लिखूंगा, ये मसला भी हल हो गया, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है कि पहले ये लिखूंगा, फिर ये लिखूंगा, फिर ये लिखूंगा। फर्स्ट हेडिंग को कंप्लीट करें, पेज पलटें और वहां से देखें नेक्स्ट हेडिंग क्या है, और इस तरीके से 5 की 5 या 6 की 6 हेडिंग्स को लिख लें। और स्टूडेंट्स, आखिरी मसला जो कि बहुत बड़ा मसला है, जिसमें कटिंग है इशू, और वो भी इसी से आप खत्म कर पाएंगे, क्योंकि कटिंग हम तब करते हैं जब हम सोच कर नहीं लिख रहे होते हैं, एब्रप्टली हमारे माइंड में जो आ रहा है वो लिखते जा रहे हैं, और वो लिखते लिखते जब दोबारा से लाइन को पढ़ते हैं तो समझ आती है ये तो बेमकसद सी लाइन होगी, ये लाइन तो यहाँ आनी ही नहीं थी। और अब जबकि आपने सोचा हुआ है, आप पेपर को एब्रप्टली नहीं अटेम्प्ट कर रहे, आप पेपर में माइंड से खेल रहे हैं, तो ऑब्वियसली आपके कटिंग के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। और अगर आपको कटिंग करने की जरूरत पड़ ही गई है तो स्टूडेंट्स, आपने लाइन को लिखकर उसको ऐसे 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 कट नहीं करना। कटिंग का एक सिंपल तरीका है कि जो लाइन आपकी गलत है उसके दोनों साइड पे ब्रैकेट्स लगाएं और इसके स्टार्ट और एंड में एक छोटा सा क्रॉस लगा, क्योंकि आपको ये तो पता ही है कि इंक रिमूवर का इस्तेमाल बोर्ड में मना होता है। तो इस तरीके से अगर आपको फिर भी कटिंग की जरूरत पड़ जाए इन सारी चीजों के बाद, तो फिर आपने ये वाली टेक्निक फॉलो करनी है, वो वाली टेक्निक आपने फॉलो नहीं करनी। स्टूडेंट्स, कुछ और चीजें हैं जो मैं आपसे डिस्कस करना चाहती हूँ और इसी पेज पे वापस आते हैं। कल जबकि मैं पेपर चेक कर रही थी तो मेरे पास एक बच्चे का पेपर आया जिसने बहुत अच्छा लिखा हुआ था, जिसकी राइटिंग बहुत नीट थी, जिसको सब आता था, लेकिन उसका राइटिंग स्टाइल ये था कि उसने हाफ पेज इस तरफ छोड़ा था और सेंटर में छोटी छोटी लाइंस में लिखा हुआ था। जबकि एक दूसरा पेपर मेरे पास आया जिसमें बच्चे ने बाउंड्री लाइंस लगाई हुई थी और उसके बाद पूरी पूरी लाइंस पर लिखा हुआ था। अब स्टूडेंट्स, चाहे इस बच्चे का पेपर ज्यादा अच्छा था, चाहे इसका लिखा गया डेटा बहुत अच्छा था, चाहे इसकी राइटिंग नीट ही थी, लेकिन मेरे माइंड ने एक दफा सोचा जरूर कि ये खाली जगह छोड़ने की क्या तुक बनती थी। तो स्टूडेंट्स, आपने इस तरीके से पेपर में कभी भी खाली जगह नहीं छोड़नी है। आपने पेपर में मार्जिन लाइंस का इस्तेमाल करना है और पेपर में मार्जिन लाइंस कभी भी लेड पेंसिल से नहीं लगानी है। पेपर में मार्जिन लाइंस आपने किसी बोल्ड पेन से लगानी है जो कि मार्कर हो सकता है, और कोशिश करनी है कि अगर ब्लू पेन का इस्तेमाल करें हैं तो ब्लू मार्कर ही इस्तेमाल की जाए। सेम कलर्स की इंक यूज की जाए दोनों, लेकिन एक बोल्ड हो और दूसरी नॉर्मल। स्टूडेंट्स, मार्जिन लाइन के बाद आती है हमारी बारी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की। क्वेश्चन अटेम्प्ट करते वक्त आपने सेंटर में, अगर आप शीट स्टार्ट कर रहे हैं तो शीट के सेंटर में आपने अपनी हेडिंग लिखनी है और इस हेडिंग के बाद आपने अपने आंसर को अटेम्प्ट करना स्टार्ट करना है। और स्टूडेंट्स, अगर आपका एक क्वेश्चन 4 लाइंस पे कंप्लीट हो जाता है तो उस क्वेश्चन के बाद 5वीं लाइन से अगला आंसर स्टार्ट नहीं करना है, क्योंकि अगर 5वीं लाइन से अगला क्वेश्चन स्टार्ट कर देंगे तो हो सकता है कि आपका आंसर नंबर लिखा हुआ एग्जामिनर को नजर ही ना। तो आपने दोनों क्वेश्चंस के आंसर्स को डिफरेंशिएट करने के लिए एक लाइन का गैप छोड़ना है, और लाइन के गैप के बाद आपने सेकंड क्वेश्चन की हेडिंग भी सेंटर में लिखनी है, और इसके बाद आपने अपना आंसर लिखना है। जहां ये आंसर कंप्लीट हो जाए तो वहां फिर से वही टेक्निक रिपीट करनी है कि एक लाइन का गैप छोड़ना है और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। एक और बड़ी गलती जो बच्चे पेपर अटेम्प्ट करते वक्त करते हैं कि उन्होंने आंसर लिखा और आंसर लिखने के बाद उनके शीट पे एक लाइन लिखी गई या मैक्सिमम 2 लाइंस लिखी गई, और अब उन्होंने ये शीट कंप्लीट खाली छोड़ दी और नेक्स्ट क्वेश्चन को अगली शीट से स्टार्ट कर दिया। स्टूडेंट्स, आप खुद डिसाइड करें, आप खुद मुझे बताएं कमेंट सेक्शन में कि क्या इस तरह की शीट सेंटर में खाली छोड़ी हुई और अगली शीट से दोबारा से स्टार्ट किया हुआ, क्या ये अच्छा लगता है? ऑब्वियसली नो। पेपर में अगर आपकी बहुत कम शीट इस्तेमाल हुई है तो आपने नेक्स्ट क्वेश्चन इसी शीट से स्टार्ट करना है और फिर उसको अटेम्प्ट करना है। हाँ, अगर आपकी शीट कहीं यहाँ पहुंच चुकी है, यहाँ पहुंच चुकी है, या एंडिंग 2-3 लाइंस बची हुई हैं, तो और फिर आपने नेक्स्ट शीट से ही आंसर्स को लिखना है। एक और चीज जो बच्चों में बहुत ज्यादा पाई जाती है, जो बहुत ज्यादा सुनने और देखने में आती है, कि जितनी ज्यादा हेडिंग्स होंगी उतना अच्छा पेपर होगा। ये जरूरी नहीं है कि जितनी ज्यादा हेडिंग्स होंगी, जरूरी ये है कि जितनी नॉर्मल हेडिंग्स होंगी।
एक लाइन लिखने के बाद एक हेडिंग डालना, फिर एक लाइन लिखने के बाद एक हेडिंग डालना, ये कोई अच्छी प्रैक्टिस नहीं है और इससे पेपर अच्छा नहीं बल्कि और बुरा लगता है। हेडिंग्स आपने सिर्फ उतनी रखनी है जितनी जरूरी है। लेकिन अगर आपका फिजिक्स का पेपर है और उस पेपर में आपको एक डेरिवेशन दी गई है और वो पूरी डेरिवेशन एक साथ चलती जा रही है, तो आप उसमें 3 से 4 हेडिंग्स मैक्सिमम बना सकते हैं। कोई लॉ है तो स्टार्ट में स्टेटमेंट की हेडिंग आ जाएगी और उसके बाद आप उसकी डेरिवेशन कर रहे हैं तो वो मैथमेटिकल डेरिवेशन की हेडिंग आ जाएगी। एंड में चल के आपने उसको कंक्लूड करना है तो कंक्लूजन की हेडिंग आ जाएगी। मैक्सिमम 4 और मिनिमम 3 हेडिंग्स के साथ आपने एक लॉन्ग क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। और स्टूडेंट्स एक और बहुत बड़ा मसला कि ऐसे राइटिंग में क्या हेडिंग्स का इस्तेमाल किया जाए, क्या लेटर्स में हेडिंग्स डाली जाए, एप्लीकेशंस में हेडिंग्स डाली जाए, तो आंसर इज नो। आप इन तीनों में हेडिंग्स नहीं डाल सकते। ऐसे को आपने पैराग्राफ में ही लिखना है, एप्लीकेशंस और लेटर्स में कोई हेडिंग्स नहीं होती। और अगर आपके पेपर लिखते वक्त कोई इस क्वेश्चन का एक इंपॉर्टेंट वर्ड था, जैसे अगर आपसे पूछा गया था कि क्या स्पीड इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज, तो आपका जो मेन वर्ड है उसको आप हाईलाइट या बोल्ड या अंडरलाइन करके प्रोमिनेंट कर सकते हैं। अंडरलाइन कर लें, मार्कर से लिख के बोल्ड कर लें या फिर कॉमास लगाकर हाईलाइट कर दें। इससे एग्जामिनर की नजर उधर ही जाएगी जहां आप लेकर जाना चाहते हैं। और स्टूडेंट्स आंसर टू द पॉइंट लिखें, कहानियां मत लिखें। जो पूछा गया है वो लास्ट में ही आंसर करें। इस तरह ना करें कि इधर उधर की कहानियां लिख दी हैं और जो आंसर लिखना था वो नहीं लिखा, वो एंड में जाके लिख लें। ऑब्वियसली एग्जामिनर ऊपर की 4-5 लाइन से आइडिया लगा लेगा कि क्या आपको आंसर आता है या नहीं आता। अगर आपको आंसर आता है तो स्ट्रेट फॉरवर्ड लिखें और अगर आंसर नहीं आता है तो कहानियों को अवॉइड करें। और स्टूडेंट्स जो आखिरी बात इस लेक्चर की मैं आपसे करना चाहती हूँ वो ये है कि आपको हमेशा बताया जाता है जो आंसर ज्यादा अच्छे आते हैं उनको पहले लिखें और जो आंसर्स नहीं आते हैं उनको एंड पे लिखें। स्टूडेंट्स ये सही टेक्निक नहीं है। आपने कोशिश करनी है कि वो आंसर जो आपके जरा लो हैं, जो आपको ज्यादा अच्छे से नहीं आते हैं, उनको आपने सेंटर में मिड में रखने की कोशिश करनी। क्वेश्चन नंबर 1 बहुत अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2 बहुत अच्छा है, 3 आता था, 4 में आके कुछ मसाइल थे और 5 में कुछ मसाइल थे, फिर 6 आता था, 7 आता था। स्टूडेंट्स ह्यूमन साइकोलॉजी है। जब मैं भी पेपर चेक करती हूँ तो पेपर चेक करते वक्त अगर मेरे आंसर्स कंटिन्यूअसली सही जा रहे हैं तो मेरा हाथ ऑटोमेटिकली टिक कर देता है आने वाले आंसर्स पे। और ये एक साइकोलॉजिकल फैक्ट है कि आप जिस तरह की चीजों को देखते हैं आपका ब्रेन उसी तरह से वर्किंग करता है। अगर आपने आंसर्स बहुत अच्छे लिखे थे तो चांसेस हैं कि वो जो 2 क्वेश्चन आपके एग्जैक्ट नहीं भी थे, हो सकता है कि उनके अंदर भी आपको अच्छे मार्क्स मिल जाए। जो अलाउड टाइम है पेपर के लिए उसको कंज्यूम करें और स्पीड को नॉर्मल रखते हुए अच्छी राइटिंग में पेपर लिखें ताकि मार्क्स मैक्सिमम आ पाए। और आपको इस वीडियो से कोई भी फायदा पहुंचा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें क्योंकि आने वाली तमाम वीडियोस में आपको फायदा होने वाला है। ये है हमारी आज की वीडियो। अल्लाह हाफ़िज़।